नमस्कार किसान भाइयों। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जो भी नए लोग देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हम आपको विभिन्न फसलों के लिए आवश्यक न्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक और जो है केमिकल, दोनों के बारे में जानकारी देते हैं। और विशेष करके आलू की फसल में किस तरह से हम पहले 50 दिन तैयारी करें, क्या क्या जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स किस तरह से उनकी पूर्ति कर सकते हैं जिससे बेहतरीन उत्पादन हो। हम क्या करते हैं, हम अपने ब्रजराज कृषि फार्म पर क्या करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, बहुत सारी भ्रांतियां हैं किसानों की। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आलू की बुवाई हुई और उसके बाद बारिश हो गई तो पपड़ा जम जाता है, आलू नहीं हो पाता है या बहुत सारी फसल सड़ जाता है। तो मैं आपको खुद दिखाऊंगा कि इस बार जो है 6 नवंबर को मैंने आलू की बुआई करी थी। उससे पहले भी मेरी 23 अक्टूबर को भी बुआई हुई थी, लेकिन कुछ धान के खेत थे, गीले खेत थे, उनमें पानी भर गया था। तो वो 6 नवंबर को बुआई हुई और 8 नवंबर को काफ़ी मात्रा में बारिश हुई। और उसके बाद किस तरह से पपड़ा जमा आप देख रहे हैं, और उसके बाद उस पपड़े पे किस तरह से आलू निकला वो सब भी जो है। तो इसका मतलब ये साबित हो गया कि अगर आपका बीज अच्छा है, आपने सही तरह से बीज का शोधन किया है और आपने बेसल डोज में सही सही चीज़ों का प्रयोग किया है, तो आपका सीड जरूर जर्मिनेट होगा। तो ये देखिए कितना बढ़िया सीड जर्मिनेट होकर के आ रहा है। और उसके बाद जो है किस तरह से हम जो है फसल की देखभाल करेंगे। तो दोस्तों, मुख्य पोषक तत्व जो है आप जानते हैं कि एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। नाइट्रोजन की जो आवश्यकता होती है थोड़ी सी जर्मिनेशन के लिए जरूर होती है, लेकिन जर्मिनेशन तक जो है पौधा पोषण अपने बीज के अंदर से ही लेता है। उसके बाद जब हम डीएपी को बेसल डोज पर जनरली सब लोग देते हैं, डीएपी और पोटेशियम, वो हमने जब बुवाई करी थी उसके टाइम पे हमारा आप वीडियो देख लीजिएगा, चैनल पे पड़ा हुआ है कि हमने क्या क्या दिया था। हमने इसमें जो बेसल डोज में डीएपी के अलावा माइकोराइजा दिया था और माइकोराइजा बैक्टीरिया दिया था। उसके बाद जो है पोटास दिया था, और पोटास में हमने जैविक पोटास और रासायनिक पोटास दोनों का ही प्रयोग किया। दोस्तों, किसके साथ क्या नहीं मिलाना है इसका वीडियो भी हम पहले दे चुके हैं। ये विशेष ध्यान रखने की बात है कि हमें देखिए बहुत सारे किसान सब कुछ मिक्स करके दे देते हैं, ये सबसे बड़ी गलती होती है। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें एक दूसरे के असर को समाप्त कर देती हैं। कुछ लोग फंगीसाइड का स्प्रे करते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स डाल देते हैं, कुछ उसमें बायो बैक्टीरिया डाल देते हैं। और ये जो है कभी भी किसी भी फंगीसाइड या इंसेक्टिसाइड के साथ बैक्टीरिया का प्रयोग या जैविक खाद का प्रयोग कतई न करना है। अब आपको क्या करना है, तो आप देखिए सबसे पहले आलू की बुवाई हो गई आपका, तो सबसे पहला पानी आप 20-21वें दिन लगाया जाता है। तो वहाँ तक थोड़ा थोड़ा जर्मिनेशन हो ही जाता है। तो उस जर्मिनेशन पर वहाँ किसी भी फर्टिलाइजर की आवश्यकता इसलिए नहीं होती क्योंकि आपने बेसल डोज में दिया होता है। तो पहले 20 दिन 25 दिन जो बेसल डोज में आपने नाइट्रोजन दिया है, फास्फोरस दिया है, पोटास दिया है और भी बहुत सारी चीज़ें दी है, वो सब काम कर रहे होते हैं। और नाइट्रोजन की अब आवश्यकता पड़ेगी आपको 30 दिन से। दूसरा पानी जनरली 30-35 दिन पर हम लगाते हैं। तो 30-35 दिन पर जब आप पानी लगाते हैं तब आप जो है 30 से लेकर के 40-45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया, आप नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया जरूर दें। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जब आपके पैर जो हैं न लगे जमीन में, इस तरह से पानी जब सूखने लग जाए तो ये स्प्रे करना है। इस स्प्रे में आपको मैं बता दूं कि किस तरह से आप बेहतरीन जो पोषक तत्वों की पूर्ति और सस्ते में कर सकते हैं। वो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको बता दूं, नाइट्रोजन पौधे की बढ़वार करता है बेहतरीन, और बेहतरीन पौधा बनेगा, उसका तना अच्छा होगा, उसके पत्ते अच्छे होंगे, उस पर हरियाली अच्छी होगी, तो उसका फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा। फोटोसिंथेसिस भोजन बनाता है और वहां पर स्टार्च बनता है। स्टार्च ट्यूबर की फॉर्म में उस पर जो है, वैसे स्टेम ही होता है, ट्यूबर कभी भी जो जड़ नहीं होती, स्टेम होता है। तो वहां पर वो कलेक्शन जो होता है उसके खाने का, फूड का, स्टार्च का, वो ट्यूबर की फॉर्म में होता है। तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो, ज़्यादा स्टार्च बने, ज़्यादा अच्छा आपका ट्यूबर बने और ट्यूबर पर चमक आए, इसके लिए आपको क्या आवश्यकता होती है। देखिए, जो आपका फास्फोरस है, फास्फोरस शुरू से लेकर के अंत तक कार्य करता है, इसलिए फास्फोरस की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। और जो आपने डीएपी के लिए दिया है, यानी बेसल डोज में जो फास्फोरस डीएपी के द्वारा दिया गया है, उसमें से पूरा घुलनशील नहीं होता। ज़्यादातर फास्फोरस वो मिट्टी में अघुलनशील तत्वों के में बदल जाता है और रह जाता है। अब उसको घुलनशील करने के लिए सबसे पहले आप
आप पीएसबी बैक्टीरिया का प्रयोग कर सकते हैं। पीएसबी बैक्टीरिया का प्रयोग करने के लिए आपको 250 ml या 200 ml पीएसबी बैक्टीरिया 50 लीटर पानी में 1 किलो गुड़ के साथ कम से कम 2-4 दिन आप उसको रखा रह सकते हैं। उसको पानी के साथ मिट्टी में चला सकते हैं, पानी जब सिंचाई होती है। इसके अलावा आप उसको फसल पर स्प्रे भी कर सकते हैं। लेकिन स्प्रे करने की बजाय मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आप पानी के साथ ही उसको चलाएं, क्योंकि वो सारा काम चूंकि मिट्टी में आपका फास्फोरस है और मिट्टी में से ही उसको करना है। इसके अलावा आप ये नहीं करते हो तो NPK 1261 का स्प्रे कर सकते हैं। आप NPK 1261 भी आप नहीं करते हैं तो एक बहुत ही सस्ता और सरल तरीका मैं बता देता हूँ। आप कुछ लोगों का कहना जरूर होगा कि DAP की अब आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपने बेसल डोज में दे दिया। बिल्कुल आपने बेसल डोज में दे दिया, लेकिन फास्फोरस की दोस्तों पौधे को शुरू से लेकर के और 90 दिन तक आवश्यकता है, 85 दिन तक तो है ही। वो कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। फास्फोरस का प्रयोग जो होता है वो पौधे की पूरी संरचना, पौधे का चौड़ा, तना का बनना, ट्यूबर का बनना और संचरण करना और जो है फोटोसिंथेसिस में सहायता करना, सारे ही कामों में फास्फोरस का प्रयोग होता है। अब फास्फोरस की पूर्ति यहाँ पर हो सकता है पौधे को कम हो तो एक तो आप घुलनशील फास्फोरस जो मैंने बता दिया आप उसके रूप में घुलनशील खादों के रूप में दे सकते हैं। एक सस्ता तरीका और है दोस्तों। सस्ता तरीका क्या है? 2 किलो प्रति एकड़ का DAP आप 24 घंटे पहले घोल दें और अच्छी तरह से उसको पानी में घोल दें और घोलने के बाद उसको छान लें। छानने के बाद आपको 150 लीटर पानी प्रति एकड़ के हिसाब से उसका स्प्रे कर सकते हैं। और क्या क्या मिला सकते हैं इसमें देखिए, क्योंकि इसमें DAP है इसलिए फास्फेट की फॉर्म में, तो इसमें कोई भी सल्फेट वाला तत्व तो नहीं मिला है। जब इसका स्प्रे हो रहा है तो कोई भी आप सल्फेट जैसे मैग्नीशियम सल्फेट है, आयरन सल्फेट है या जिंक सल्फेट है, उस तरह का कोई तत्व तो इसमें नहीं मिलाना है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो दोनों का ही काम खत्म कर दिया आपने, कोई भी काम नहीं करेगा फसल पर। जब आपको इसका स्प्रे करना है या इसको पानी में चलाना है तो कोई भी जो है सल्फेट वाला फॉर्म में कोई भी फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं करना है। बिल्कुल स्ट्रिक्टली इस बात को ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है, अब जब आप सल्फेट वाले, दूसरा जो मैं आपको बता देता हूं, इसके अलावा आप पानी में चला दें तो 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप जो है यूरिया और 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से DAP, केवल इन 2 चीज़ों का ही एक बार में आप स्प्रे करें। इसके बाद अगर आप ये नहीं करते हैं तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप ले चिलेटेड जिंक, क्योंकि जिंक की भी बहुत जरूरत पड़ती है। जिंक भी आपके फोटोसिंथेसिस में यानी कि ट्यूबर फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो 1 किलो चिलेटेड जिंक लें। अगर आपको चिलेटेड जिंक नहीं मिलता है तो आप जिंक सल्फेट ले लें और वो आप 700 ग्राम ले लें। 33% जिंक सल्फेट पे ना आता है, ये ले लें। और जो है दूसरा ले लें आप फेरस सल्फेट, 100 ग्राम चिलेटेड फेरस ले सकते हैं या आप 500 ग्राम फेरस सल्फेट ले सकते हैं। दोनों में से एक चीज़ लेनी है, ये ले लिया। इसके अलावा आप 100 ग्राम ले लें बोरोन। 100 ग्राम बोरोन लेने के बाद इन तीनों का अलग अलग घोल बना लें। और आप सुन लीजिए, एक और काम कर सकते हैं आप, 1 किलो चूने का पानी, यानी कि चूना 1 किलो चूना लेकर के 1 एकड़ के लिए 1 किलो चूना लेकर के उसका केवल पानी प्रयोग करना है, ये भी आप ले सकते हैं। इन सबका अलग अलग घोल ले लिया और इसमें आप जो है 1.5 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, 1.5 किलो मैग्नीशियम सल्फेट मिला लें आप और आप 100 ग्राम बोरोन मिला लें। इन सबका अलग अलग घोल तैयार करके और जब छान लें, अच्छी तरह से छान करके जब स्प्रे आप करने जाते हैं तो उस टंकी में प्रति एकड़ के हिसाब से मैंने बताया, इन सबको मिलाने के बाद 150 लीटर पानी में, 140 लीटर पानी में, 120 से 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, उसमें आप स्प्रे कर दीजिए। आप अगर और थोड़ा सा आवश्यकता बढ़ जाए तो 50 ग्राम मैग्नीज सल्फेट और ले लीजिए, नहीं मिलता तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसका आप स्प्रे पहले 50 दिन तक, यानी कि आपने 35 दिन के बाद, यानी पहले पानी के या दूसरे पानी के बाद 50 दिन तक कभी भी कर दीजिए। ये आपके सभी सूक्ष्म आंतरिक तत्वों की बेहतरीन पूर्ति करेगा दोस्तों। ये इसके अलावा अब आप क्या करेंगे, अब आप 40 से 50 के बीच में देखिए दोस्तों, कोई भी अगर आपने बैक्टीरिया यूज किया है तो उसके 3-4 दिन तक कोई भी रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करना है। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। अगर कोई भी कार्बनिक बैक्टीरिया आप यूज नहीं कर रहे हैं तो कभी भी आप 1-2 दिन के आगे पीछे इन स्प्रे का कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको जो है अब आपको ये देखना है कि कहीं पौधे पर कोई कटा फटा तो नहीं है पौधे का पत्ता, कहीं कोई इंसेक्ट तो नहीं लग रहा है, कोई गिडार तो नहीं आ रही है, कोई प्यूपा तो नहीं लग रहा है, कोई बैक्टीरिया तो नहीं लग रहा है, या ये चीज़ें देखनी है। अगर लग रहा है या नहीं लग रहा, 2 कंडीशन होंगी। अगर नहीं भी लग रहा है तो आप हल्के किसी भी फंगीसाइड का प्रयोग, मैंकोजेब का प्रयोग कर सकते हैं, आप एंट्राकोल का प्रयोग कर सकते हैं, आप
इसको 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से एक स्प्रे जरूर 50 दिन के आसपास कर दें। एक बात ध्यान रखना है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के स्प्रे और इस स्प्रे को जो है आप वैसे तो अगर आपको समय नहीं है या बचत करनी है तो आप तुरंत मिला करके स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह ये रहेगी कि अगर आप बेहतरीन परिणाम लेना है आपको तो अलग अलग स्प्रे करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेबर का खर्चा आता है, बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट आपको जुटाने पड़ सकते हैं, तो इनको भी आप उस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के स्प्रे में मिला सकते हैं। मैंकोजेब बहुत हल्का M45 के रूप में ले सकते हो आप, उसको 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिला करके, लेकिन मिलाना कब है? स्प्रे से तुरंत पहले। ऐसा नहीं कि पहले से मिला के रख लिया, सबको मिक्स कर दिया, नहीं मिलाना है। और जब ही मिलाना है जब आप स्प्रे करने जा रहे हो, स्प्रे से ठीक पहले आप मिला करके एक साथ स्प्रे आप कर दीजिए। अच्छा, अगर अब दूसरी कंडीशन, अब देखा आपने पौधे पे कहीं गिडार आ रही है, कोई इंसेक्ट आ रहा है, तो आप जो है एक तो कर सकते हैं इमिडाक्लोरोपिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक थायोमिथेक्सम का इस्तेमाल, इमिडाक्लोरोपिड 17.8% में आती है 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, इसका स्प्रे आप कर सकते हैं। और थायोमिथेक्सम 80 जो ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। अगर कीड़ा ज़्यादा आ गया है, पत्ते कट रहे हैं, लंबा सा गिडार आपने पौधे पर देखा है, तब आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, आपको क्या लेना पड़ेगा? आपको कोई भी सिंथेटिक पैराथाइड लेना पड़ेगा। उसमें आप लैम्डासाइन हेलोथ्रिन ले सकते हैं, बढ़िया बेहतरीन है, किसी भी बेहतरीन क्वालिटी का। आप साइपरमेथिलिन 200 ml ले सकते हैं, आप डेल्टा मैथिलिन ले सकते हैं। इनमें से किसी को भी मिक्स उसके साथ ले लें, जो है इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर दें। ये आप स्प्रे प्रत्येक 20 दिन के बाद अगला दोहरा सकते हैं। देखिएगा, एक बार आप ट्राई करके देखिएगा, न बेहतरीन परिणाम आए न बेहतरीन उत्पादन आए तो कहना, बेहतरीन उत्पादन आता है। जिस तरह से आप देख ही रहे, हमने अपनी फसल का किस तरह से देखभाल की है, आपने देखा, और इस तरह से आप एक बार प्रयोग करके देखिए, बेहतरीन उत्पादन आएगा। आपको वीडियो पसंद आया तो सभी किसानों के लिए शेयर अवश्य करिएगा दोस्तों, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को फायदा हो सके। ये सब चीज़ें सस्ती हैं, और कंपनियों के नाम पर, ब्रांड के नाम पर आपको दुकानदार बहुत सारी चीज़ें बताएगा कि ये ले जाइए, वो ले जाइए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप इफ्को के यूज कर सकते हैं, और किसी भी ब्रांडेड कंपनी के सीधे सीधे आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं। मिक्स कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या कार्बनिक न्यूट्रिएंट्स या किसी भी जैम के नाम पर कुछ भी आप उठा लाएं, आपको नहीं पता उसमें वास्तविक रूप में क्या है। आपके ये चीजें ज्यादा काम करती हैं। आपके प्रमुख पोषक तत्व तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है। सेकेंडरी पोषक तत्व तो आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक और कॉपर, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, ये हैं। इनमें से ज्यादातर तत्वों की पूर्ति एनवायरनमेंट में से या जमीन में से पौधा स्वयं कर लेता है। बाकी की जरूरत आपको मैंने बता दी किस तरह से पूर्ति करनी है। किसी चक्कर में न पड़िए, सस्ता, सुंदर, बेहतरीन फॉर्मूला आप प्रयोग कीजिए। आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे।